हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। और आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11th प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे धारा और विभव के मध्य ग्राफ कैसा होता है। इसी के साथ साथ समझेंगे जो है एक चक्कर में कितनी धारा जाएगी यानी कितनी धारा उत्पन्न होगी। फिर इसी के साथ साथ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक VRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बेसिक यानी जो है सेपरेट दो मेथड में आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल मेथड से बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक देखिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं आपके आज की इस वीडियो में आने वाले हैं, तो उनको नोट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, कल हमने आपको बता दिया था कि जो वोल्टेज होता है यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का कुछ ऐसे हमने ग्राफ बनाया था, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना था कि कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो हमने देखा था कि E बराबर निकला था E0 साइन ओमेगा टी। ये कल हम निकाल चुके थे। अच्छा, हमने क्या बताया था कि जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वैसे होता क्या है, चालक के सिरों के मध्य भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जो विभवांतर क्या करता है, जैसे ही इसका मान कम होता है तो विभवांतर का भी मान कम होता है, और जब इसका मान बढ़ता है तो विभवांतर का भी मान बढ़ता है। अर्थात यहां पर लिखेंगे प्रेरित विद्युत बल के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली या चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुसार बदलता है। जिसका मान क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुसार, यहां लिख देंगे जिसका मान भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर या बल के अनुसार लिख सकते हैं, पर बदलता है। तो किसी क्षण विशेष के लिए बात की जाए तो क्षण विशेष के लिए V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। V0 साइन ओमेगा टी। अब पॉइंट आता है बेटा, यदि इनके मध्य ग्राफ खींचें, देखिए V का भी ग्राफ इसी प्रकार यहां पर होगा। यहां पर देखा जाए, हम यहां पर इस स्थिति में V0 होगा पॉजिटिव का V0, यहाँ पर पॉजिटिव का E0 भी होगा। इसी प्रकार इस वाली स्थिति में देखा जाए, यहाँ पर निगेटिव का V0 होगा, निगेटिव V0 और निगेटिव E0, ठीक है। अब ये धारा, क्योंकि इस विभवांतर के कारण धारा भी उत्पन्न होगी, इसी विभवांतर के कारण धारा भी, तो धारा का भी ग्राफ होगा। तो धारा का भी यहां पर इसी विभवांतर के कारण चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के कारण धारा भी प्रवाहित होती है, जिसका मान भी क्या होता है, बिल्कुल सेम इस पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिख लेंगे जिसका मान विभवांतर पर निर्भर करता है,
निर्भर करता है। यदि हम किसी क्षण विशेष के लिए इसमें धारा की बात करें तो आई यूक्ल हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका भी ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसा ही, परंतु ये तो डायरेक्टली बराबर हो जाते हैं भाई, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये, परंतु वोल्टेज के अनुसार धारा का ग्राफ ये होगा, मतलब परिवर्तित तो ऐसे होगा परंतु धारा का ग्राफ थोड़ा नीचे होगा। क्यों? देखिए बेटा V बराबर होता है आई आर, मतलब V जो वोल्टेज होगा, समझिएगा वोल्टेज का जो ग्राफ होगा, वोल्टेज का जो मान होगा धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। अच्छा यदि हम I का मान निकालें तो वोल्टेज बटे R, मतलब इसका डायरेक्टली वोल्ट यानी वोल्टेज का बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, परंतु उसका क्या अगर भाई इसमें जो है R से भाग, मतलब ये दोनों की गुणा है, सिंपल सी बात समझो, यहां से ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा भाई। V बराबर आई आर। अच्छा R का मान यदि एक, क्योंकि कोई भी ऐसा चालक नहीं है, आदर्श चालक होता नहीं है, तो आदर्श चालक नहीं तो किसी ना किसी चालक का प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो होगा, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम तो होगा ही। तो इसका मतलब कोई भी चालक जब आदर्श चालक है नहीं, कोई भी चालक जब आदर्श चालक नहीं है तो उसका प्रतिरोध का मान जब होगा तो जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज का ग्राफ जो होता है ऊपर होता है धारा के ग्राफ से। क्यों? क्योंकि धारा बराबर होता है V अपान R, इसमें R से भाग दिया जा रहा है और यहां पर अकेले I है, यहां पर I और R दोनों है। बात को समझिए, मैंने क्या बताया क्यों इसका नीचे ग्राफ जा रहा है भाई। ये वोल्टेज को देखो तो वोल्टेज के साथ धारा I है और I के साथ प्रतिरोध भी है, मतलब दोनों का गुणनफल है। जबकि धारा हम अकेले बात कर रहे हैं भाई, धारा का तो ऑटोमेटिक कम हो जाए, ये धारा की तुम 1 2 के साथ गुणा कर दो तो 2i हो जाएगी, और यदि यहाँ पर धारा अकेले है तो इसीलिए जो धारा का ग्राफ होता है वो बिल्कुल होता तो सेम ऐसे ही है, सेम इसी प्रकार, परंतु थोड़ा नीचे होता है, मतलब ये धारा होगी ऐसे ऐसे। समझे? ये धारा का ग्राफ होगा, मतलब वोल्टेज थोड़ा ऊपर होगा, यहां पर धारा का मान आई नॉट, यहां पर माइनस का आई नॉट होगा। बात कुछ समझ में आई? मतलब ये हमारा धारा का समीकरण, ये विभवांतर का समीकरण और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा आपके इस चैप्टर में, कदम कदम पर इनका हम लोग यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आपको बता देते हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। डाल लीजिए प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा एवं कट रहा है थोड़ा, चलो नीचे लिखता हूं, नीचे यहां पर लिखता हूं, प्रत्यावर्ती धारा एवं विभव से संबंधित परिभाषाएं। विभव से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। क्या क्या परिभाषाएं हैं? तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है, जैसे हम कहते हैं आवर्तकाल। चलो आवर्तकाल से स्टार्ट करते हैं, आयाम से। तो पहले सबसे पहले समझेंगे आयाम या शिखर मान क्या होता है। आयाम या शिखर मान डालेंगे हेडिंग, आयाम या शिखर मान। आयाम या शिखर मान क्या होता है, ठीक है, नोट करते रहिए जो बताता रहूं। देखिए धारा और वोल्टेज, भाई ये हमने मान ली माध्य स्थित है, ये जो मीडिएटर है। सर मीडिएटर कौन होता है? मजबा जिसको कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मजबा सुनकर के मजा आ गया भाई, शादी वाला है। देखिए यहाँ पर
माध्य स्थिति ये होगी, माध्य स्थिति से एक ओर का अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन यानी माध्य स्थिति से धारा तथा विभव का एक ओर का, यानी चाहे ऊपर का चाहे इधर का, एक ओर का अधिकतम मान ही धारा का आयाम या शिखर मान कहलाता है। धारा या विभव का, ये विभव का भी आयाम या शिखर मान कहलाएगा। माध्य स्थिति से एक ओर का अधिकतम मान किसका? शिखर जो है धारा का और विभवांतर का, धारा था विभवांतर का अधिकतम शिखर मान ही, अधिकतम मान ही शिखर मान या आयाम कहलाता है। तो यहां पर नोट करेंगे, माध्य स्थिति से एक ओर का धारा या विभव का, एक माध्य स्थिति से एक ओर का धारा या विभव का अधिकतम मान ही धारा या विभव का शिखर मान या आयाम कहलाता है, या आयाम कहलाता है। मैंने क्या बताया? माध्य स्थिति से एक ओर का धारा या विभव का अधिकतम, यानी माध्य स्थिति से एक ओर का, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, एक ओर का अधिकतम, भाई मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर तो हमको प्राप्त होगी। जैसे धारा की बात की जाए तो धारा का इस प्रकार, धारा का थोड़ा ग्राफ जो है वोल्टेज से थोड़ा नीचे रहता है, इस प्रकार रहता है ना, ऐसे। तो ये धारा है यहाँ पर, और ये इधर भी धारा, तो यहाँ पर आई नॉट प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर वी नॉट प्राप्त होगा, यहाँ पर आई नॉट प्राप्त होगा। तो माध्य स्थिति से एक ओर का अधिकतम मान, चाहे वो धारा का हो चाहे वोल्टेज का हो या विद्युत वाहक बल का हो, उसको हम क्या कहेंगे? विभव का अधिकतम मान ही धारा या विभव का शिखर मान या आयाम कहलाता है। जैसे इसमें धारा का शिखर मान, ग्राफ में धारा तथा विभव के शिखर मान क्रमशः आई नॉट तथा वी नॉट। ठीक है, बात कुछ समझ में आई? इसके बाद एक आवर्त काल। अब बेटा समझिए आवर्त काल क्या होता है। मैं थोड़ा इसको रफ करता हूँ, छोटा सा फिगर यहाँ पर बनाता रहता हूँ और आप लोग नोट भी करते रहिएगा। देखिए आवर्त काल, चक्कर। अब यहाँ पर हम देखेंगे भैया, देखो यहाँ से चले और फिर ये पूरा चक्कर घूम करके, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या विभव के द्वारा एक चक्कर, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम करके ये पूरा 180 डिग्री इतना घूम गई, मतलब ये एंगल। फिर देखिए फिर ऐसे ये पूरा चक्कर हुआ, तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा या विभव के द्वारा एक चक्कर को। सर एक चक्कर का मतलब समझे, 0 से स्टार्ट हुए और फिर जो उच्चतम मान तक पहुंचते, फिर उच्चतम मान से 0 तक पहुंचे, फिर 0 से स्टार्ट किए उच्चतम मान तक पहुंचे, उच्चतम मान से फिर 0 तक पहुंच गए, ये एक चक्कर हुआ। तो हम लिखेंगे धारा तथा विभव के एक संपूर्ण चक्कर में लगा समय ही आवर्तकाल कहलाता है। यहाँ पर आवर्तकाल डालेंगे हेडिंग, आवर्त काल। धारा तथा विभव को एक संपूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल।
काल कहलाता है। आप जनरली या ऐसे भी कह सकते हो, यानी एक चक्कर को, यानी धारा या शिखर जो किसी परिवर्ती मान के द्वारा एक चक्कर में लगे समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। इसको या इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर समय निकालें तो टी बराबर एक फार्मूला होता है बेटा। देखिए इधर कितना चले, 180 चले, 180 का मतलब पाई एंगल चले, कितना चले, पाई एंगल। फिर इधर फिर से 180, तो यहां पर फिर से पाई एंगल। अब बात को समझे कैसे पाई एंगल चले हैं। पहले ऐसे थी कुंडली ऐसे, और हमने ऐसे किया 90। भाई देखो बात को समझे, कल का लेक्चर में अच्छी तरह से बताया है भाई। ऐसे कुंडली थी 90 और ऐसे थी, ठीक है, ऐसे समांतर। ऐसे क्या 90 घूम गई, ऐसे कर दिया फिर 180 हो गई, फिर ऐसे कर दिया फिर 90 घूम गई, और फिर ऐसे कर दिया, मतलब घुमा दिया चारों तरफ। बात को थोड़ा फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार। चलो इस बुक्स को देखो, ये रजिस्टर ले लिया हमने। ऐसे है, ऐसे पहले कुंडली रखी थी, ऐसे ऐसे रखी थी, ठीक है, और इसको क्या किया, ऐसे रखी, ऐसे कर दिया 90 घूम गई, और फिर ऐसे कर दिया कितना 180 घूम गई, और फिर हमने क्या किया, फिर ऐसे कर दिया फिर 90 घूम गई, और फिर 180 घूम गई। तो मतलब 2 बार 180 घूमी है। तो कह सकते हैं पाई और पाई, यानी यहां पर भी पाई घूमी, यहां पर भी पाई, तो टोटल कितना घूमी है, 2 पाई, 2 पाई। और मान लेते हैं कोणीय वेग इसका क्या है बेटा, ओमेगा है। तो आवर्तकाल का ये फार्मूला हो जाता है बेटा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है, याद रखना। इसी प्रकार आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति, आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में या 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 सेकंड में या 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही, यानी कितने चक्कर पूर्ण करता है कौन, धारा और विभव, धारा और विभव के लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। नोट पॉइंट में लिखेंगे, एकांक समय में, एकांक समय में धारा तथा विभव द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या को, चक्रों की संख्या। भाई 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, जैसे हमने देखा कि 1 सेकंड में ऐसे 1 चक्कर हो गया, 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर घूमा है। तो चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से, और यन से भी डिनोट कर देते हैं, एफ न्यू यन, और वी से, कभी कभी वी से, ये न्यू ही है वी, हम लोग जनरली इसको वी से पढ़ देते हैं, हालांकि लिखा न्यू होता है। न्यू बराबर जो होता है, यहाँ पर हम एफ बराबर सीधे लिख रहे हैं, एफ बराबर 1/t होता है। ये आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब बात को समझिए भाई, ये समय आवर्तकाल मतलब यदि एक चक्कर को 1 मिनट में लगा रहा है, भाई आवर्तकाल जितना ज्यादा होगा आवृत्ति उतनी ही कम होगी, तो 1/t हो जाता है। मतलब आवर्तकाल ज्यादा तो आवृत्ति कम। अच्छा यदि हम यहाँ से देखें, एफ बराबर 1/t का मान 2 पाई अपान ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, एफ का मान ओमेगा बाई 2 पाई आता है। नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो उसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे और चीजें बताते हैं। अब देखिए फिर आती है कला। कला क्या होती है, इसको पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। देखिए क्या होता है कला, कला डालेंगे तो जो हमने मान लिखा था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ये जो आई का मान है ये तात्क्षणिक मान है बेटा, ये किसी क्षण विशेष पर निकाला गया, यानी किसी एकांक समय में जो है कंसीडर किया गया है।
इसी प्रकार यदि v का मान लिखें तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर ये जो v है तात्क्षणिक मान है। इसी प्रकार e बराबर e नॉट साइन ओमेगा टी है। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर लिखें तो तात्कालिक यानी प्रत्यावर्ती धारा या विभव या विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान के ज्या तथा कोज्या, ज्या तथा कोज्या वर्ड इसलिए लाया क्योंकि कभी कभी काश के पदों में भी हम इसको यूज कर देते हैं। ज्या या कोज्या के अनुपात को ही, जो ज्या कोज्या के कोणांक, भाई यहाँ पर कितना अंक है, कितना कोण बन रहा है, कोणांक को ही कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कला। यहाँ पर लिखेंगे धारा या विभव के तात्क्षणिक मान की ज्या, बेटा साइन ज्या या कोज्या के कोण को ही या कोणांक ले लीजिए, कोणांक को ही कला कहते हैं। किसकी? धारा की है, जो भी है। ठीक है, तो बात कुछ समझ में आई, इसको आप नोट करें जल्दी से। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, धारा का औसत मान, माध्य या औसत मान। चलो इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। देखिए धारा का औसत मान, डालेंगे हेडिंग धारा का औसत मान या माध्य मान। अच्छा देखा जाए बेसिकली जो धारा है हमारी, अब टोटल जो बात होगी धारा पे बात होगी। धारा जो है इस प्रकार, कभी एकदम पॉजिटिव एकदम निगेटिव, यहाँ पर प्लस का आई नॉट पहुँच गई, यहाँ पर माइनस का आई नॉट पहुँच गई। अच्छा पूरे चक्कर की बात की जाए तो पूरे चक्कर में धारा क्या आ जाएगी, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है तो शून्य हो जाएगी। भाई पूरे चक्कर में देखो, एक बार पॉजिटिव हुई एक बार निगेटिव धारा हुई तो दोनों एक दूसरे को डिलीट कर देंगे मतलब क्या होगी, रिजेक्ट कर देंगी तो शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर कह दिया पूर्ण चक्कर के लिए तो धारा क्या होगी भैया, शून्य होगी। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, आप लोग नोट करेंगे भी। प्रत्यावर्ती धारा का मान एक पूर्ण चक्र में एक बार धनात्मक अधिकतम मान तथा एक बार ऋणात्मक अधिकतम मान होता है। अतः पूर्ण चक्र के लिए धारा का मान शून्य हो जाता है। अतः पूर्ण चक्र के लिए धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, पूर्ण चक्र के लिए क्या होगी, धारा शून्य हो जाएगी, क्योंकि एक बार अधिकतम हुआ एक बार कम हुआ। तो अब हम देखेंगे अर्ध चक्र के द्वारा धारा, क्योंकि अर्ध चक्र के द्वारा धारा शून्य नहीं होगी। क्यों? चाहे इधर की देख लीजिए, चाहे एक तरफ की पॉजिटिव होगी एक तरफ की निगेटिव, आधे चक्र की धारा। तो पहले हम अर्ध चक्र की धारा का मान निकालते हैं। तो जो मैं नोट कर रहा हूं उसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। देखिए लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, क्योंकि भाई पूर्ण चक्र की तो शून्य हो जाती है, अब हम आधे चक्र की निकालेंगे इतने की। तो बोला गया इस धारा का मान होगा कितना,
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, भाई इसका औसत मान, आधे चक्र का औसत मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना आवेश प्रत्यावर्ती धारा अपने अर्ध चक्र में उस परिपथ में प्रवाहित करती है। ठीक है, उस परिपथ में प्रवाहित करती है। देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अभी, मैंने क्या था, प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में लगे समय में उतना ही, लगे समय में, अर्ध चक्र में लगे समय में उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना आवेश प्रत्यावर्ती धारा अपने अर्ध चक्र में उस परिपथ में प्रवाहित करती है। थोड़ा बात को समझो, यदि आपको डिफिनेशन ना याद हो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। ये डिफिनेशन कभी कभी पूछ देता है बेटा, ज़्यादा मतलब नहीं, कभी कभी डिफिनेशन, पर इससे रिटर्न जो है डेरिवेशन जो आपका है कई बार आता है, डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। फिर भी आपको याद करना है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक हमने प्रत्यावर्ती, एक जो है डीसी करंट ले लिया, यहाँ पर हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत ले लिया। हमने कहा आधे चक्कर में देखा कि आधे चक्कर में इसने 0.01 समय लिया, 0.01। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो है डीसी करंट में इसको भी 0.01 समय के लिए जोड़ा, तो देखा इसने ये धारा इसने प्रवाहित एकदम शून्य हो गई। हमने 0.01 समय के लिए 0.01, तो ये धारा इधर भी समाप्त जो है इतनी समय तक प्रवाहित की 0.01, इधर भी 0.01। तो एकांक यानी निश्चित समय अंतराल में इस धारा का मान और इस धारा का मान क्या होगा, बराबर होगा। वही लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के बराबर होता है जो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में कितना समय लगा, 0.01, अर्ध चक्र में लगे समय में उतना ही आवेश प्रवाहित करती है। ये जो आवेश प्रवाहित किया है, जितना आवेश प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में प्रवाहित करती है। बात कुछ समझे, इस पॉइंट को बेटा समझ लीजिए, इतना जितना इधर समय लग रहा था उतने ही समय में हमने क्या किया, इधर धारा प्रवाहित की, उतने ही समय के लिए, और यहाँ पर धारा वहाँ पे लगा ली, कंसीडर कर लिया, कितना माप लिया, कितना जो है यहाँ पर आवेश प्रवाहित हुआ, तो इतना जहाँ पर इतना आवेश प्रवाहित हुआ इतना ही आवेश इधर भी होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन मैन इंपॉर्टेंट है। देखो हमने मान लेते हैं, माना प्रत्यावर्ती धारा तात्क्षणिक धारा आई है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा के लिए I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा हम कह दें तो किसी परिपथ में डेल्टा टी समय में, dt समय में यदि dq आवेश प्रवाहित किया जाए, dq आवेश प्रवाहित किया जाए, मतलब dt समय में थोड़ा सा छोटा सा आवेश प्रवाहित किया, तो आवेश के लिए हम dq बराबर लिखेंगे। तो भैया q बराबर होता है IT, q बराबर फार्मूला क्या होता है IT, और समय है dt, I इंटू dt कर दिया। बात को समझिए, हमने किसी क्षण विशेष पर देखा, यहाँ पर धारा का जो मान है यहाँ पर कंसीडर किया, I यूकेल जो है वो I नॉट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी। तो हमने कहा इसी क्षण विशेष पर देखा, टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में पता किया, इसमें dq आवेश आया है। कितना आया, dq आवेश। तो dq आवेश को हम प्राप्त कैसे करेंगे, क्योंकि I बराबर q अपान टी होता है, तो q बराबर क्या हो जाएगा, I टी हो जाएगा। तो यहाँ पर I dt लिख दिया, तो यहाँ पर dq यूकेल क्या हो जाएगा, I साइन
ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और डी टी। अब हमें निकालना है इसका एवरेज मान। क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज मान के लिए होता क्या है? एवरेज मान के लिए धारा का औसत मान, धारा का औसत जो मान होता है, औसत मान। तो औसत मान आई एवरेज जो होता है वो किसके बराबर होता है? आई डी टी का समाकलन कर दिया जाए डी टी के सापेक्ष। ये फार्मूला बेटा ध्यान रखना, इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसका हर जगह यूज होगा। यहाँ पर आवेश निकाला। अच्छा, यदि हम कह दें भाई आई डी टी को ही तो सॉल्व करके लाए, भाई आई डी टी के बराबर ही तो ये मान निकला है, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लें, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहो तो यहीं से आई जो है आई डी टी, देखो आई डी टी को ही ये लिखा हमने, आई डी टी को लिखा, तो आई डी टी के स्थान पर ये हम रख सकते हैं आई का मान। चाहो तो यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा दोनों रुकेंगे। डी क्यू इक्वल यहाँ पर आई का मान रख दीजिए, आई का मान आई साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, समाकलन कर दीजिए। अब क्या करो? समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन टी के सापेक्ष कर दिया, और चाहो तो टी के सापेक्ष सीधे धारा का मान निकालो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से धारा का मान निकाल लीजिए, धारा का मान तो आई डी टी प्राप्त हो, धीरे हम धारे का समाकलन देते हैं। देखो थोड़ा हम धारा का ही समाकलन करना है ऐसे, थोड़ा देखो बेटा 2 मिनट के लिए, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा बस थोड़ा सा इसको बेटा दो, थोड़ा सिंपल हो जाए, क्योंकि आवेश निकालो फिर धारा थोड़ा ज़्यादा। हम आई एवरेज निकाल लेते हैं सीधे, आई औसत। आई औसत जो होता है आई डी टी अपान डी टी का समाकलन होता है। बस इसमें हम सीधे वैल्यू पुट कर दें करके, बात तो समझे? मतलब आवेश को निकालते थोड़ा धारा को रखते, उसका बहुत थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम डायरेक्ट यहीं से निकाल देते हैं। देखो आई का एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पर समाकलन कर दिया, आई का मान रख दीजिए, आई का मान क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी है, अपान में डी टी, और हम डी टी की बात कर रहे हैं अर्ध चक्र की, तो अर्ध चक्र मतलब टी बाई 2। समय कितना है? टी बाई 2। भाई अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस जो कांस्टेंट, ये तो जो है समय कांस्टेंट हो गया, नियत है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? आई बराबर इसको 1/t/2 कर दिया, 1/t/2। समाकलन कर रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें देखना है किसके सापेक्ष? भाई 0 से t/2 समय तक की हम धारा निकाल रहे हैं, 0 से t/2 समय तक, t/2, 0 से t/2 समय तक, बात तो समझे? 0 से t/2 समय तक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम मीड जो है एवरेज निकाल रहे हैं, तो आई 1/t/2। अच्छा, टी को हम लिखते हैं 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा अपान 2, तो ये 2 इसके पास पहुँचेगा, तो हम सीधे सीधे यहीं पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख दिया। अब जो है 0 से t/2 समय अंतराल तक, यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। भैया यहाँ पर हमने सीधे सीधे समाकलन किया है, धारा का ही सीधे समाकलन कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखिए आई एम यू कल 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर ओमेगा, भाई देखो ओमेगा आपका ऊपर जाएगा, तो ओमेगा अपान पाई। यहाँ पर आई नॉट को हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया, आई नॉट को हमने क्या किया है? बाहर निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर आई नॉट को बाहर निकालने के पश्चात साइन ओमेगा टी डी टी, समाकलन करेंगे, लिमिट रख दीजिए जो है। अब देखो जैसे t/2, टी बराबर होता है 2π/ओमेगा, और t/2 तो इसके बट्टे भी 2 कर दिया, तो 2 इसके पास पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
t/2 है 2π/ओमेगा अपान 2। तो 2 पर पहुंचेगा तो 2 से 2 कटेगा यानी π/ओमेगा आ गया। तो t/2 के स्थान पर हम π/ओमेगा लिख सकते हैं, π/ओमेगा। ठीक है, t/2 के स्थान पर क्यों ओमेगा लिख दिया भाई? देखो t/2 और हमने पढ़ा है t बराबर होता है 2π/ओमेगा पूरे के बटे 2 और ये 2 इसके पास पहुंचेगा। क्यों? अंश जो होता है हर के पास, क्यों? इसके बटे 1 कर लो। अब देखो हर जो है अंश के पास और अंश हर के पास हो जाएगा, तो 2π/ओमेगा इंटू 2 से 2 कट गया तो π/ओमेगा आ गया। ठीक है, अब देखिए IM ओमेगा अपान पाई, यहाँ पर है I0 0 से ओमेगा बाई पाई तक, ओमेगा पाई/ओमेगा। अब देखो जब समाकलन करेंगे, अब हम समाकलन कर देते हैं सीधे, तो बड़ा ब्रैकेट लिख दिया। अब समाकलन इसका क्या है? समाकलन करने पर दो पदों में साइन ओमेगा टी है तो 1 यानी माइनस का 1 ओमेगा हो जाएगा, इनटू में कास ओमेगा टी। ठीक है, इसका समाकलन क्या है? कास ओमेगा टी का 1 ओमेगा नीचे गया, क्योंकि इस फार्मूला होता है बेटा ओमेगा टी और यहाँ पर कास ओमेगा टी। यहाँ पर लिमिट रख देंगे, लिमिट हमारी क्या है? 0 से कितनी है? 0 से π/ओमेगा तक, 0 से π/ओमेगा तक। तो देखिए IM ओमेगा बाई पाई और यहाँ पर आ जाएगा I0। अब यहाँ पर सीधे सीधे माइनस का कास ओमेगा टी अपान ओमेगा लिमिट 0 से π/ओमेगा तक, 0 से π/ओमेगा तक। अब देखिए अच्छा ओमेगा को बाहर निकालें तो IM ओमेगा I0 अपान पाई, इसको बाहर निकालिए तो 1/ओमेगा के रूप में बाहर आ गया। माइनस का चिन्ह भी बाहर निकाल दिया हमने, माइनस का चिन्ह भी बाहर निकाल लिया। तो हम यहाँ पर, चलो अभी यहाँ पर रहने दो माइनस का, ठीक है, माइनस ने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर बचा क्या? कास ओमेगा टी बचा। लिमिट है 0 से π/ओमेगा तक। अब लिमिट रख दीजिएगा, अब यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। तो देखिए IM ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो यहाँ पर बचा I0/पाई और यहाँ पर लिमिट, पहले अपर लिमिट, अब t के टाइम की लिमिट है तो t के स्थान पर π/ओमेगा, तो यहाँ पर कास और ये माइनस का चिन्ह था बेटा, ये वाला माइनस का चिन्ह अभी भी है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं माइनस का चिन्ह, ये लगा दिया। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ पर कास ओमेगा और t के स्थान पर π/ओमेगा, π/ओमेगा माइनस लोअर लिमिट यानी कास कट रहा है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कास ओमेगा t के स्थान पर 0 रख दिया। ठीक है, तो देखिए IM माइनस का I0/पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओमेगा से ओमेगा कटेगा यानी कास 180, पाई का मान 100। भाई देखो कास पाई बचा और कास पाई का मान 180 डिग्री, माइनस का कास 0 बचा, कास 0 डिग्री, कास 0 बचा। ठीक है, अब देखिए IM I0/पाई और यहाँ पर कास 180 का मान और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है बेटा, वाला माइनस का चिन्ह, माइनस भाई कास 180 का -1 होता है, कास 0 का मान होता है प्लस का 1। तो देखिए IM माइनस का I0/पाई और यहाँ पर माइनस यानी माइनस का 2। अब देखिए IM आई हर जगह आई करना है, कहीं कहीं पर हमने यल बना दिया है। तो देखिए I बराबर माइनस माइनस प्लस अर्थात 2I0/पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं IM 2I0 पाई का मान 22/7 रख दो, 7 को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा? तो IM
14 आई नॉट पूरे के बटे 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आई एम बराबर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हुआ 0.637, 0.637। ठीक है, और ये वाला आई नॉट आ जाएगा। ये हो गया हमारा किसका मान, धारा का मान, ये एवरेज धारा है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा वोल्टेज भी होगा, इसी प्रकार विद्युत वाहक बल भी होगा। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से, समझ गए। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कीजिए। देखो यहाँ से इसी प्रकार यहाँ पर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर लिखने, हाँ यहाँ पर इसी प्रकार Vm यानी अर्धचक्र के लिए Vm का भी मान इसके अनुसार हो जाएगा 2V0 पाई। भाई देखो 2I0 पाई है, इसी प्रकार 2V0 पाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के पश्चात भी आपको क्या प्राप्त होगा, 0.637 V0 प्राप्त होगा। नोट करो जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट दीजिए बेटा। बस यहाँ से हमने क्या क्या माना, परिपथ की धारा का जो है I, तो I बराबर I साइन नॉट यानी तात्क्षणिक धारा है बेटा। अब तात्क्षणिक धारा मिल गई तो तात्क्षणिक धारा का ही हमने समय के सापेक्ष समाकलन कर दिया, समय के सापेक्ष समाकलन कर दिया, बस कैलकुलेशन कर दिया। वैसे हम आवेश जो है उसमें आवेश निकालते, पहले हम आवेश निकाले, थोड़ा लेंथी हो जाता, तो इसलिए थोड़ा शार्ट वाला हमने जो है आपको बता दिया है। चलो इसके आगे और चीज़ें समझिए, इसको पहले आप नोट कीजिए फटाफट से। फिर देखिए अब बात की जाती है वर्ग माध्य मूल मान, यानी वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं पहले। वर्ग माध्य मूल मान, तो देखिए वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इसको मैं निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं या कुछ कारण है, लॉजिक बताता हूं आपको। देखिए हमने क्या देखा भाई, धारा का इस अर्धचक्र के लिए मान निकाल लिया और इस अर्धचक्र के लिए तो इसका निगेटिव आता था, इसका पॉजिटिव आता था, तो टोटल धारा तो शून्य हो जाती थी। अच्छा यदि हम इनका वर्ग करें, इसका वर्ग करें तो हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, इसका भी वर्ग करो तो भी हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर। इसका मतलब पूरे चक्र की धारा यदि निकाली जाए तो उसका कुछ ना कुछ मान होगा, जीरो अब नहीं होगा। क्यों, जब इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग कर देने पर माइनस का चिन्ह हट जाएगा, समझ गए। तो मैं स्टेटमेंट नोट कर रहा हूं, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है, जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। देखो क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग, धारा जो प्रवाहित हो रही उसके वर्ग के औसत वर्ग कर लिया, ठीक है, और वर्ग का औसत मान एवरेज ज्ञात करेंगे। एवरेज का वर्गमूल ही, एवरेज का वर्गमूल ही कहलाता है वर्ग माध्य मूल मान, यानी IRMS कहलाता है। बात तो समझ में आई, यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में धारा के वर्ग, यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में धारा के वर्ग का औसत, वर्ग के औसत मान का, वर्ग के औसत मान का वर्गमूल ही धारा के वर्ग का औसत मान, धारा के वर्ग के औसत मान का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS कहलाता है। अच्छा हमने क्या पढ़ा है, I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए IRMS बराबर यहाँ पर मान वैल्यू पुट कर दो I का, तो I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो सिंपल पैटर्न आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वाला पैटर्न, यही पैटर्न है। और फिर दूसरा पैटर्न भी बताऊंगा, लॉन्ग पैटर्न भी आपको। तो देखिए IRMS इक्वल
यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम बाहर निकाल लें, यानी आई आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर को तो आई नॉट के रूप में बाहर निकल आएगा। बचा क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस जो है कास 2 थीटा बाई 2 एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला। तो इसको हम इसके अनुसार ओपन कर दें तो देखिए आई आर एम एस यूकेल आई नॉट, यहाँ पर साइन स्क्वायर के स्थान 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो देखिए आई आर एम एस यूकेल आई नॉट, यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 कास ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए भाई हम पूरे चक्र की बात कर रहे हैं, तो पूरे चक्र में ये ओमेगा टी जो होता है वो कोण का मान है। तो ओमेगा टी में कोण के मान की बात की जाए तो देखा यहाँ पर 0 से भाई यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, मतलब टोटल देखा जाए एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1 होगा। ठीक है भाई, 180 अंश देखो 2 बार 0 होगा और 2 बार 180 अंश भी होगा। भाई यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर हुआ कितना 90, 90 के बाद 180, फिर 90, फिर 180, 0 यहाँ पर 0 डिग्री, 90 हुआ, 90 के बाद 180, 180 के बाद कितना फिर से 90, मतलब 270 हुआ ना, 270 के बाद फिर से 360, 360 का मतलब फिर से 180 पर पहुँच गए। तो 2 बार 180, 2 बार 180 हुआ, 100 यहाँ पर 0, यहाँ पर रुक जाओ 180 कर लो, यहाँ पर 270 कर लो, यहाँ पर 360 कर लो। तो देखा जाए एक बार प्लस का यानी 0 आएगा प्लस का, और एक जो है 180 अंश पे पहुँचेंगे तो माइनस का मान हो जाएगा। मतलब निरंतर यही रहे, फिर यहाँ पर 0 और माइनस का मतलब +1 से -1 के बीच में ही परिवर्तित होगा। तो प्लस और माइनस का 1 दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों भाई, एक बार साइन देखो काश 0 होगा, काश 0, और फिर अगले ही टर्न पे काश 180 अंश हो जाएगा। इसका मान माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 होता है, इसका मान माइनस का 1, तो दोनों कटपिट करके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट साइन स्क्वायर थीटा का, यानी काश प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में, धारा स्रोत में काश ओमेगा टी, देखो काश 2 ओमेगा टी बेटा, 2 ओमेगा टी, काश 2 ओमेगा टी का मान +1 तथा -1 के मध्य ही रहेगा, अतः काश 2 ओमेगा टी का मान क्या हो जाएगा 0। क्यों भाई, प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो 180 होगा और एक बार क्या होगा 0 होगा, तो जो है इस टोटल का मान 0 हो जाएगा। अतः इसको हमने काश 2 ओमेगा टी को 0 मान लिया, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट, और यहाँ पर क्या बचा 1/2 माइनस का 1/2, इसको तो हमने 0 मान लिया, 0 कर दिया। तो आई आर एम एस यूकेल आई नॉट, और इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आई आर एम एस बराबर आ जाएगा आई नॉट बाई √2। जब इसको सॉल्व करोगे, फिलहाल आपको यही यहाँ तक ही सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व करना है तो इसको जो है आंकिक मान आपको इसका वैल्यू पुट कर देना है, जो कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, इसी को यानी आई आर एम एस बराबर आ जाएगा 0.707 आई नॉट। अच्छा, इसी प्रकार वी आर एम एस का मान लिखें तो वी आर एम एस बराबर भी आ जाएगा वी नॉट
अपान अंडर रूट 2 इक्वल VRMS। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.703 V0। ठीक है, ये दोनों मान आएंगे। और आज का लेक्चर हम रखेंगे यहीं तक। ये आपका शार्ट पैटर्न था बेटा, बस थोड़ा लॉजिक यहाँ पर लगाना है, क्योंकि इसका मान जो होगा भाई एक बार ओमेगा टी है भाई, एक बार जीरो होगा भाई, 0 से 180 होगा, मतलब 2 बार जीरो भी होगा भाई, देखा जाए 2 बार ऐसे प्लेन भी हो जाएगी ना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो 2 प्लस 1 से लेकर के -1 तक रहेगा मैक्सिमम मान। तो इसीलिए जब +1 और -1 भाई, एक बार प्लस का 1 होगा बात, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तो हमने कहा टोटल जिसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे, और जब जैसे 0 तो ये पूर्ण टर्म 0 हो गया, तो 1/√2 बचा, इसको बाहर निकालें तो 1/√2 हो जाएगा। तो हमने देखा सॉल्व करने के पश्चात आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कल इसका लॉन्ग पैटर्न वाला बहुत अच्छा सा डेरिवेशन कल भी करने वाले हैं, तो आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। सभी को गुड नाइट। एक बात और कहूँगा, यदि अभी आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा लाइक करते हैं, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। और जब वीडियो डालो उसके बाद भी लाइक नहीं आते हैं, कमेंट सब्सक्राइब, बड़ा मन है एकदम फीका पड़ जाता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।